अब जो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आपको ऐसे कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं, उससे आपको इक्वेशन बनानी होती है और फिर आपको उसे सॉल्व करना होता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। मतलब कि इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास में आएंगी, आपके सामने आएंगी, उनमें प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स होंगी। जैसे कि ये वाला एक एग्जांपल पढ़िए, सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। अब देखिए यहां पे हमें कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें सिर्फ एक बात बताई गई है और इस प्रॉब्लम को अब हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको इसमें जो सबसे बेसिक चीज जाननी है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि जो चीज आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन में जो भी चीज आपको फाइंड करने के लिए गिवन है, उसे आप अज्यूम कर लीजिए कि वो x के इक्वल है। यहां पे हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स, हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो लेट वन नंबर बी x एंड अनादर नंबर बी क्या होगा। देखिए हमें कहा जा रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, 15 है। एक नंबर अगर हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, 15 माइनस x होगा। जब भी तो इन दोनों का सम क्या होगा, 15 होगा। हमें कहा जा रहा है कि दो नंबर्स है, उन दो नंबर्स का जो सम है वो 15 के इक्वल आ रहा है। तो हमने हमारा एक नंबर तो माना है x, दूसरा नंबर माना है 15 माइनस एक्स। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो इस x कैंसिल हो जाएगा और 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये दो हमारे नंबर्स हमने अज्यूम कर लिए जो बिल्कुल सही है। देखिए फिर नेक्स्ट चीज हमें दे रखी है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। मतलब कि रेसिप्रोकल यानी कि 1/x और 1/15 माइनस एक्स, इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या हमारे पास क्या आएगा, 3/10 आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है अब एक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स, और यहां पे आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस, और यहां पे आ जाएगा ये वाला x विच इज इक्वल टू 3/10। और इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/10। और एक स्टेप और सॉल्व करना है, इसके लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब 10 को इधर ले आते हैं और इस पूरी टर्म को यहां ले आते हैं। तो हमारे पास आ गया 15 इंटू 10 विच इज 150 इक्वल टू 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है। और इसको जब हम प्रॉपरली लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 इक्वल टू 45, 3 इंटू 15 इज 45x माइनस 3x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ये आपकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 3x को उधर ले गए तो प्लस बन गया, 45 प्लस में था इधर, उधर गया तो ये माइनस 45 बन गया, और यहां 150 रह गया। इसके बाद में यहां पे देखिए 3 और 45 और 150, इन तीनों में कॉमन टर्म है 3, तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, और इस 3 को हम जब यहां पे ले जाएंगे 0 के डिनोमिनेटर में तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। 15 को माइनस 15 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसका सम तो 15 आए और मल्टीप्लीकेशन प्लस 50 आए। तो माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0 इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। माइनस 10x माइनस 5x को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15, माइनस 10x माइनस 5x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50x स्क्वायर। तो ये हमारा काम हो गया। इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से x कॉमन निकाला तो आ गया x माइनस 10, और यहां से 5 कॉमन निकाला तो आ गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। और इस पूरी टर्म में से x माइनस 10 को अब कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0।
दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 10, 5। तो हमारे x की दो वैल्यूज कहां आ गई है, 10 आ गई है और 5 आ गई है। चलिए हमारे आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। यहां दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। एक तो हमारे पास वैल्यू आई है 10 और एक आई है 5। अगर हम 10 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। और फिर ये भी कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, मतलब कि अगर हम 1/10 और 1/5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3/10 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 2 और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/10। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर निकाला है हमने। तो बच्चों ये था तरीका हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये बात ध्यान में रखनी है कि जो चीज भी आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है वो आपको अज्यूम करनी है कि वो x के इक्वल है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक बार जब अपना आंसर निकाल लें तो उसको क्वेश्चन से क्रॉस चेक भी कर लें। जिस तरीके से मैंने यहां पे क्रॉस चेक किया है अपने आंसर को, वैसे आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए एग्जाम में, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही निकला है। हालांकि अगर आप एग्जाम में इस चीज को नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और अगर लिख भी देंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, मगर अगर आप इसको अपने रफ वर्क में लिख लेते हैं तो ये अच्छी हैबिट होती है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब हमें कहा जा रहा है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करते हैं कि जो लार्जर पार्ट है वो x है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है आप इसको x अज्यूम कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो लार्जर पार्ट और एक स्मॉलर पार्ट। तो किसी भी एक क्वांटिटी को हम x अज्यूम कर लेते हैं, लार्जर को भी कर सकते हैं स्मॉलर को भी कर सकते हैं। इस केस में हम लार्जर पार्ट को अज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। अब अगर लार्जर पार्ट x है तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा, देन स्मॉलर पार्ट विल बी कितना होगा। देखिए हमने 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक लार्ज पार्ट है एक छोटा पार्ट है। तो इसका मतलब स्मॉल और लार्ज पार्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 16 आना चाहिए था। इसका मतलब स्मॉलर पार्ट क्या होगा, स्मॉलर पार्ट होगा 16 माइनस एक्स। 16 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा स्मॉलर पार्ट। अब फिर आगे कहा जा रहा है कि 16 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, मतलब इसके स्क्वायर का, एक्स के स्क्वायर का ट्वाइस हमने कर दिया, एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट को भी हमें स्क्वायर करना होगा। और फिर ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस वाली क्वांटिटी से एक्सीड कर रही है बाय 164। इसका मतलब अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास क्या आएगा, 164 आएगा। तो बच्चों ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं और x की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो वो जो x की वैल्यू निकलेगी वही हमारा लार्जर पार्ट होगा, और फिर हम स्मॉलर पार्ट भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को भी सॉल्व हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी विच इज a प्लस बी a माइनस बी। मगर हो सकता है उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको तो ऐसे रहने दें और इसको आप ओपन कर लें, a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ओपन कर लें, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे यहां पर a की जगह आ जाएगा 16, b की जगह आ जाएगा x, और इसको आप ओपन करेंगे इस तरीके से और फिर आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका वो भी है, इनफैक्ट यही वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी x की वैल्यू -42 और एक आएगी x की वैल्यू 10। अब देखिए अगर x की वैल्यू हम 10 मान के चलें, x की वैल्यू 10 मान के चलें तो लार्जर पार्ट हो गया 10 और स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू
16 माइनस 10 मतलब कि 6। तो 10 एंड 6 क्या हुए, ये हमारे दो पार्ट्स हो गए। वैसे अगर हम 42 को भी लेके चलते हैं, x इक्वल टू माइनस 42 को भी हम मान के चले, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स होना चाहिए था। अब यहाँ पे माइनस एक्स की वैल्यू डालेंगे -42, तो हम इसको देखेंगे आएगा 58, मतलब स्मॉलर पार्ट तो हो गया -42 और लार्जर पार्ट बन गया इस केस में 58। मतलब कि x की वैल्यू अगर 10 होती है तो स्मॉलर पार्ट तो हो जाएगा 6 और x की वैल्यू -42 होती है तो लार्जर पार्ट हो जाता है 58। तो ये दो सॉल्यूशंस आए हमारे पास में। हेंस रिक्वायर्ड पार्ट्स आर 10, 6, 10 और 6 या फिर 58 एंड 42। अब यहां पे बच्चों एक ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता कि जो नंबर है जिसमें इनको जो दो पार्ट्स है जिनको डिवाइड किया गया, जिसमें इनको डिवाइड किया गया है, या साथ में ऐसा लिखा होता कि पार्ट्स आर नेचुरल नंबर, या लिखा होता होल नंबर, ऐसा कुछ लिखा होता अगर, तो उस केस में क्या हम इस वाले रिजल्ट को कंसीडर करते? नहीं करते। फिर हमें x की वैल्यू -42 को अवॉइड करना पड़ता, क्योंकि 42 क्या है, -42 क्या है, ना तो वो नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर है, वो तो एक इंटीजर है। पर क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था, इस वजह से हमने x की वैल्यू -42 को कंसीडर कर लिया। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा होता कि पार्ट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, उस केस में भी आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो बस एक लास्ट में आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। और तो क्वेश्चन बड़ा इजी था ही सही। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहां पे दे रखा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, कॉन्जिक्यूटिव, ऑड, पॉजिटिव, इंटीजर, ये सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। तो चलिए एक एक टर्म को समझते हैं कि क्या उसका मतलब हुआ। पॉजिटिव इंटीजर तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, जीरो से आगे वाले नंबर्स, जीरो से इंफिनिटी की तरफ वाले जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, वो सारे क्या हुए, पॉजिटिव इंटीजर हुए। इसके बाद में देखिए एक टर्म दे रखी कॉन्जिक्यूटिव। बच्चों कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है बैक टू बैक, मतलब कि कोई भी टर्म लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि ले लेते हैं 5, तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 5 से जस्ट बाद में आने वाला नंबर, मतलब कि 6। वैसे अगर कहा जाए कि 7 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 7 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा 8। वैसे अगर कहा जाए 100 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 100 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा 101, मतलब इसके जस्ट बाद में आने वाला नंबर। तो ये सब क्या हुए, ये सब हुए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखिए 4 जो है वो 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं हुआ, पर 5 क्या है, 4 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा बाद में आने वाली क्वांटिटी ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाता है, पहले वाली क्वांटिटी को कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं बोलते। तो अब जैसे आपसे पूछा जाए कि 999, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 1000, इसके जस्ट बाद वाला, पहले वाला नहीं, बाद वाला, हमेशा बाद वाला लेते हैं। तो ये तो बात हुई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। अब देखिए कई बार आपको ऐसा दे रखा होता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, मतलब कि कोई इवन नंबर लीजिए, जैसे कि इवन नंबर लीजिए 4, इसके जस्ट बाद में आने वाला इवन नंबर कौन सा हुआ, 6। वैसे कोई और नंबर लीजिए 102, इसके जस्ट बाद में आने वाला इवन नंबर कौन सा हुआ, 104। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो यहां पे तो अभी तक हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर्स की, ये सब बातें हो रही थी पॉजिटिव इंटीजर की, हमने ये सारी बातें करी है। अगर अब हम बात करें नेगेटिव इंटीजर की हम बात करते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होंगे, जैसे कि अगर एक नेगेटिव नंबर है -5, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, -4 होगा या -6 होगा, -4 होगा या -6 होगा, बताइए आप सोच के। देखिए तो आप जानते ही हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स में, नेगेटिव नंबर्स में जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाती है
वैसे वैसे वो नंबर छोटा होता जाता है। इसका मतलब -4 जो है -5 से बड़ा है, तो -5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हुआ? -4 हुआ। -5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ -4। वैसे अगर हम बात करें -100, -100 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? -99 होगा। वैसे हम बात कर सकते हैं इवन नंबर की, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर वही नेगेटिव में, तो वो कैसे होता है? जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एक और, -8। तो -8 का अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? -6 होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी और ये आपकी बहुत ही काम आएगी। अब तक जो सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर्स की वर्ड प्रॉब्लम में, उसमें ये जो वर्ड है वो बहुत बार आया है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। अगर आपको ये सब चीज समझ में आ गई तो आप बहुत आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। हमसे कहा जा रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। बड़ा आराम से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। हमें टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट वन ऑफ द odd positive integer is x। तो दूसरा क्या होगा? देन सेकेंड वन विल बी कितना होगा? देखिए x कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे कि कोई भी नंबर, इसको अज्यूम कर लेते हैं कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसको अज्यूम कर लेते हैं हम 7। तो 7 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 9 होगा। मतलब कि 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। वैसे ही अब हम यहां पे देख सकते हैं कि अगर हमारा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x प्लस 2 होगा। ऑब्वियस सी बात है। और फिर दे रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या है? 290 है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। ये हमें गिवन है और इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट हो ही चुके हैं इन सब चीजों को सॉल्व करने में। इज इक्वल टू 290, एक्स स्क्वायर ऐड हो क्या जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकल के यहां चला जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 145। और इस 145 को भी इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि x की दो वैल्यूज आ रही है। एक तो आ रही है x इक्वल टू -13 और एक आ रही है 11। तो बच्चों x की वैल्यू -13 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि यहां पे बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर ही होना पड़ेगा और यहां पे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब हमें इस वाले रिजल्ट को अवॉइड करना पड़ेगा और हम हमारे इस रिजल्ट को लेके चलेंगे। इट मींस हमारे जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो 11 है और एक 13 है। 11 एंड 13, दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। A two-digit number is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number. अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं चाहता हूं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताना, कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, आपको ऐसा दे रखा है कि एक नंबर है, उसकी यूनिट प्लेस पे है 2 और उसकी टेंथ प्लेस पे है 8। अब आपको नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? वो नंबर होगा टेंथ प्लेस मतलब 10 इंटू ये जो डिजिट है वो, प्लस यूनिट प्लेस पे 1 है और यूनिट प्लेस का मतलब 1 हुआ इंटू 2,
इक्वल टू 82, मतलब 82 हमारा वो नंबर है जिसकी टेंथ प्लेस है 8, यूनिट प्लेस है 2। वैसे एक और एग्जांपल लीजिए, यूनिट प्लेस है 5 और टेंथ प्लेस 7, तो हमारा नंबर क्या होगा? टेंथ प्लेस पे जो नंबर डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 75। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस की डिजिट्स अलग अलग दे रखी हो और उसको एक कंबाइंड फॉर्म में आप एज ए नंबर लिखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इन दोनों को ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वही आपका नंबर है। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है कि डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जैसे कि यहां पे दे रखा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जैसे 82 है तो 8 की जगह 2 चला गया, 2 की जगह 8 चला गया, तो हमारा नंबर क्या बन गया इंटरचेंज होने के बाद में? 28। मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो तो टेंथ प्लेस पे चला गया, और जो टेंथ प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला गया, यह ऐसे इंटरचेंज हो गया। ये एक चीज आपको समझनी चाहिए। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए, सपोज आपके पास में नंबर है 28। अब आपको दे रखा है कि नंबर का की जो डिजिट्स है उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब 2 इंटू 8 है, वो कितना है? 16 है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई सी भी एक डिजिट गिवन नहीं है, पर आपको वो डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए आपको ये 8 जो है वो गिवन नहीं है, तो आप इस 8 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इसको फाइंड आउट करने के लिए लिख देंगे 2 इंटू ये जो 16 है डिवाइड बाय ये जो 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28। 2 इंटू 8 28। वैसे मान लीजिए आपको 2 गिवन नहीं है, 8 गिवन है, तो आप यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 16 अपॉन 2, सॉरी 16 अपॉन 8, 16 अपॉन 8 लिख देंगे अगर यहां पे आपको 2 गिवन नहीं है तो। अब इन चीजों का रेफरेंस लेते हुए, ये जो चीजें हमने पढ़ी इनका रेफरेंस लेते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को वापस बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। हमें दे रखा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनकी डिजिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 18 आ जाता है। फिर दे रखा है कि when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर इस नंबर में से, ये कोई नंबर है, इस नंबर में से अगर हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में जो नंबर आता है उसकी जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज हो जाती है, उसकी जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ऐसा हमें गिवन है। तो अभी हमने कुछ ही देर पहले बात करी थी कि एक वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू एक्स। पर यहां पे तो अज्यूम करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो वो डिजिट हमें अज्यूम करनी है जो यूनिट प्लेस पे है, एक हमें वो डिजिट अज्यूम करनी है जो टेंथ प्लेस पे है। तो चलिए काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेंथ प्लेस पे एक्स है। लेट डिजिट एट टेंथ प्लेस भी एक्स। अगर यहां पे मैं कह रहा हूं एक्स है तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? यहां पे आएगा 18 अपॉन एक्स, 18 डिवाइड बाय एक्स। ये चीजें हमने यहां पे देखी थी वही मैं यहां पे कर रहा हूं। एक्स हमें गिवन है मगर ये वाले जो डिजिट है वो हमें गिवन नहीं है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद में 18 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली डिजिट क्या होगी? ये वाली डिजिट होगी इक्वल टू 18 अपॉन एक्स। इट मींस यहां लिख देते हैं देन डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 18 अपॉन एक्स, 18 अपॉन एक्स। तो इसका मतलब हमारे पास में आ गया है कि यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे है 18 अपॉन एक्स, और टेंथ प्लेस पे क्या है? टेंथ प्लेस पे है हमारे पास में एक्स। तो हमारा नंबर क्या होगा? जो हमारा नंबर है वो क्या होगा? नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? अभी हमने यहां पे ये देखा था, यूनिट प्लेस को तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, टेंथ प्लेस को डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फिर इनको ऐड कर लेते हैं। यहां पे भी यही करेंगे, यूनिट प्लेस पे 18 अपॉन एक्स है, 18 अपॉन एक्स है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, और टेंथ प्लेस पे एक्स है तो 10 इंटू एक्स, और इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया हमारा नंबर। ठीक है, ये भी हुई आगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, फिर हमें आगे जाके ये भी फाइंड करना है कि इंटरचेंज्ड
जब नंबर होगा, जब इनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएगी तो कौन सा नंबर बनेगा। देखिए यहाँ पे गिवन है ना क्वेश्चन में, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो अगर ये जो नंबर है, ये नंबर अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेता है तो क्या नंबर बनेगा। डिजिट इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि x तो चला गया यूनिट प्लेस पे, 18/x चला गया टेंस प्लेस पे। इसका मतलब 10 इंटू 18/x प्लस x, ये आ गया नंबर हमारा इंटरचेंज होने के बाद में। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या गिवन है। When 63 is subtracted from the number, ये जो हमें नंबर अभी मिला, उस नंबर में से अगर हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें क्या मिलेगा, हमें डिजिट्स इंटरचेंज हुई भी मिलेंगी। ठीक है, इस नंबर में से अगर मैं 63 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा। तो लिख देते हैं यहां पे 10x प्लस 18/x माइनस 63 इक्वल टू 180/x प्लस x। ये आएगा सॉल्व करने के बाद में। और इसको थोड़ा सा मैं अगर और क्लियरली लिखूंगा तो आपको दिखने लगेगा कि हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। लिख लेते हैं इसको 10x², एलसीएम ले रहा हूं मैं, पूरा एलसीएम इसका x आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, यहां आ जाएगा 10x² प्लस 18 माइनस 63x इक्वल टू 180 प्लस, इधर भी एलसीएम लेने पे यहाँ पे आ जाएगा x² और डिनोमिनेटर में जाएगा x। ये डिनोमिनेटर वाला x इस डिनोमिनेटर वाला x से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा 10x² प्लस 18 माइनस 63x इक्वल टू 180 प्लस x²। अब ये x² जो है वो इधर ले आते हैं, 180 को भी इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10x² माइनस x² माइनस 63x प्लस 18, और ये 180 जब उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस 180। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x² माइनस 63x एंड माइनस 162। अब बच्चों जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो वैल्यू आएगी 9 और एक वैल्यू आएगी -2। पर बच्चों हम डिजिट की बात कर रहे हैं, x क्या है, डिजिट है, हमने x को डिजिट अज्यूम करा है। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस बी x। तो क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। देखिए डिजिट तो 0 से लेके 9 तक की होती है, ना इसके आगे प्लस साइन लगा होता है ना इसके आगे माइनस साइन लगा होता है। इसका मतलब अगर -2 हमारा आंसर आ रहा है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज डिजिट्स आर ऑलवेज साइनलेस, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा होता, साइन हमेशा नंबर्स के आगे लगा होता है। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 9 है तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंस प्लेस पे तो आ गया 9, यूनिट प्लेस पे आ गया 18/9 विच इज इक्वल टू 2, और हमारा नंबर क्या बन गया, नंबर हमारा बन गया 10 इंटू एक्स, मतलब x क्या है यहाँ पे 9 है प्लस 18/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92। दिस इज आवर आंसर। और अगर आप आंसर को क्रॉस चेक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हमें कहा गया था कि प्रोडक्ट क्या है, डिजिट का 18 है, मतलब 92, 9 इंटू 2 क्या होगा 18 होगा। और जब इसमें से हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 29 आ रहा है। ये हमने हमारा वेरीफाई भी कर लिया, आंसर बिल्कुल सही है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा ये काम आपको रफ वर्क में करना है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन पूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें दे रखा है 1/4 of a herd of camel was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to the mountains, and remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels. मतलब कुछ कैमल्स हैं, तो जितने भी कैमल्स हैं उनके 1/4 कैमल कहां चले गए, फॉरेस्ट में। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, मतलब जितने भी कैमल्स थे उसके ट्वाइस द स्क्वायर रूट, वो कहां चले गए, माउंटेन्स पे। कितने बचे फिर, 15 कैमल बचे, और वो कहां गए, वो बैंक्स पे चले गए। तो क्या करेंगे, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो x है। लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी x। इसके बाद में कहा जा रहा है कि 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट। तो यहां पे लिख लेते हैं सीन इन फॉरेस्ट, सीन इन
फॉरेस्ट, यहाँ पे ऐसा भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ कैमल, नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन फॉरेस्ट, वो कितने हैं? 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैमल्स विच इज 1/4x। इसके बाद में नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन या फिर हैड गॉन टू माउंटेन्स, वो कितने हैं? ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, टोटल हर्ड है x का, उसका स्क्वायर रूट और इसका पूरे क्वांटिटी का ट्वाइस। उसके बाद नंबर ऑफ कैमल सीन इन बैंक ऑफ रिवर, वहां कितने गए? 15। तो टोटल में से 1/4 तो फॉरेस्ट में चले गए, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट कहां चले गए? माउंटेन्स पे, और 15 चले गए बैंक्स ऑफ रिवर में। इसका मतलब 1/4x प्लस 2√x प्लस 15 शुड इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/4x प्लस 2√x प्लस 15। तो बच्चों ये है हमारे पास एक इक्वेशन। अब देखिए यहां पे एक अंडर रूट साइन है और x है, तो आप सोचेंगे कि अभी तक तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई नहीं, और सही बात भी है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। पर देखिए एक प्रॉब्लम है, अगर हम यहां पे स्क्वायर कर देते हैं, इस क्वांटिटी को हम स्क्वायर कर देते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो अंडर रूट एक्स है ना वो हटेगा नहीं यहां से। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए हमें इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखिए पहले एक काम करते हैं, एक्स एक्स वाली क्वांटिटी सारी एक तरफ ले आते हैं, तो x माइनस 1/4x इक्वल टू 2√x प्लस 15, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4x कितना हो जाएगा? 3/4x हो जाएगा। और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को उठा के यहां ले आते हैं तो आ जाएगा -15 इक्वल टू 2√x। अब देखिए अगर अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो उस केस में ये जो अंडर रूट साइन है वो तो हट ही जाएगा, और यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिससे x के ऊपर पावर आ जाएगी 2 की। इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लिख लेते हैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दिस इंप्लाइज दैट 3/4x माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√x का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ओपन करिए तो क्या आएगा? 9/16 एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 इंटू 3/4x इंटू 15, और यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर होके 4 और रूट एक्स का स्क्वायर होके आ जाएगा x, ठीक है। एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं और इस x वाली क्वांटिटी को भी यहीं ले आते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 9/16 एक्स स्क्वायर। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे आ गया 3/2x इंटू 15, और 15 इंटू 3 होता है 45, मतलब -45x डिवाइड बाय 2, और इस 4x को भी यहां ले आए तो -4x, और बच गया क्या? 225। इसको यहां लिख देते हैं प्लस 225 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 9/16 एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो यहां पे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा दोनों का, और यहां पे आ जाएगा 8x प्लस 225 इक्वल टू 0। और फिर क्या होगा? यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9/16 एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 53x बाय 2 प्लस 225 इक्वल टू 0। और बच्चे करते ही जाएंगे, थक गया मैं तो करता करता, और ये बहुत लंबी इक्वेशन बनेगी, बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। इसका मतलब जो हमने करा है उसमें कुछ गड़बड़ है। इतना लंबा क्वेश्चन जो है, ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन हमारा बन गया, इसमें कुछ गड़बड़ करी है। इसको थोड़ा और सिंपल वे में भी हम सॉल्व कर सकते थे। ऐसा नहीं कि हमने जो करा है वो गलत करा है, अगर आप इसी को सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर जरूर निकलेगा। मगर इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है।
क्या है वो आसान तरीका? ये जो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी थी उससे लेके नीचे वाला ये पूरा पोर्शन हटा देते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं जहां से हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी। देखिए यहां पे हम एक अजम्पशन करेंगे। क्या अजम्पशन करेंगे? लेट x इक्वल टू y का स्क्वायर। x को मैंने मान लिया y का स्क्वायर है, तो यहां पे जितनी भी जगह x लिखा हुआ है उसकी जगह मैं y स्क्वायर लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा? 3/4 y स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 2 अंडर रूट y स्क्वायर। अब रूट के अंदर अगर y स्क्वायर है तो मतलब क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है 3/4 y स्क्वायर और माइनस 15 इक्वल टू 2y। एंड इसके आगे लिख लेते हैं, इस 2y को यहां ले आते हैं तो आ जाएगा 3/4 y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये क्या है? ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, पूरे का एलसीएम आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8y माइनस 4 इंटू 15 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म यूज करके। तो इसकी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होगा, -8 को हमें ऐसे इस तरीके से स्प्लिट करना होगा दो टर्म्स में कि उन दोनों टर्म्स का जो सम है वो तो -8 आए और मल्टीप्लीकेशन आए वो 3 इंटू -60 आए, मतलब 3 इंटू -60 विच इज इक्वल टू -180 आए। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? बड़ा आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से स्प्लिट होने वाली चीज है। एक तो हो जाएगा -18y और यहां हो जाएगा +10y माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद में। अब देखिए यहां से आप y कॉमन निकाल सकते हैं, 3y कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहां आ जाएगा y माइनस 6 और यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा? यहां पे 10 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे भी रह जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस पूरी क्वांटिटी में से y माइनस 6 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा y माइनस 6 ब्रैकेट में आ जाएगा 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू या तो 6 है या फिर -10/3 है। पर बच्चों हमें निकालनी तो x की वैल्यू थी, हमें y की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी। x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इक्वल टू एज x इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है हमारे पास में। दिस इंप्लाइज दैट x इज आइदर इक्वल टू 6 स्क्वायर और x इज इक्वल टू -10/3 का स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 36 है या फिर 100/9 है। पर x हमने अज्यूम क्या किया था? x हमने अज्यूम करा था नंबर ऑफ कैमल्स। पर आप मुझे बताइए कि क्या नंबर ऑफ कैमल्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं? हाँ, जब तक आप कैमल के दो टुकड़े नहीं कर देते, उसको आधे आधे दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर देते, तब तक कैमल नंबर ऑफ कैमल्स जो है वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें इस वाले रिजल्ट को अवॉइड करना पड़ेगा और 36 इज आवर आंसर। इसका मतलब टोटल 36 कैमल्स थे हर्ड में। लास्ट में भी ये लाइन लिख सकते हैं, हैंस द नंबर ऑफ कैमल्स आर 36। अच्छा क्वेश्चन था, आप वापस देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, और नहीं तो बच्चों अब हमने नंबर्स पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी और हमने अच्छे से समझा भी कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की जो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने जा रहे हैं वो है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहां पे आपको एक फॉर्मूला बहुत 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 ज्यादा यूज करना पड़ेगा, वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ और क्वांटिटीज भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वही एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया। टाइम को एक बार ऊपर ले गए, स्पीड को नीचे ले आए, तो आ गया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऐसा लिख दिया।
तो बस यहाँ पे हमें इन फॉर्मूलोज को दिमाग में रखना है और बहुत ही इजीली हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये पहली प्रॉब्लम लीजिए, यहाँ पे दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज वर्ड प्रॉब्लम में क्या करनी होती है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है उसे आप अज्यूम कर लीजिए वो x है। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। ट्रेन की स्पीड क्या है, x है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर एन आवर, मतलब कि x में 5 और ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो जो टाइम इसको 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में लग रहा था x स्पीड पे, उस टाइम से इसको 2 आवर्स लेस लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था ट्रेन को जब वो x स्पीड पे चल रही थी, तो उसको 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा था। ओरिजिनल टाइम टेकन बाय ट्रेन वो कितना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला हमने देखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 300 है, और स्पीड कितनी है, x है। उसके बाद में इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है, स्पीड इंक्रीज होके हो गई है x प्लस 5। सो न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन वो कितना है, नया टाइम कितना लग रहा है। देखिए डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, अब स्पीड जो है वो चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, x प्लस 5 हो गई है, तो डिनोमिनेटर में x प्लस 5 आ जाएगा। ये पुरानी स्पीड है, ये सॉरी पुराना टाइम टेकन है, ये नया टाइम टेकन है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है तो डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स लेस लगेंगे। इसका मतलब अगर हम इस वाले टाइम को इस वाले टाइम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 आवर्स आने चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, x प्लस 5 और यहां आ जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 300x इक्वल टू 2। और इस पूरी नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर ले जाते हैं और ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 300x प्लस 1500, 5 इंटू 300 1500 माइनस 300x इक्वल टू 2x x प्लस 5। दिस इंप्लाइज दैट ये 300x से 300x कैंसिल आउट हो गया और यहां पे क्या बच गया, 1500 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10x। दिस इंप्लाइज दैट इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आते हैं, तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। और फिर से इस क्वांटिटी में से पूरे में से इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकलने के बाद आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से कर लेते हैं इसको स्प्लिट भी, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 25 और एक आएगी माइनस 30। पर आप खुद सोच के देखिए कि x क्या है, x तो स्पीड है, स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हमें इस वाले रिजल्ट को अवॉइड करना होगा और हमारा रिजल्ट है, आंसर है 25 इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लास्ट में आप ऐसा भी लिखिए स्पीड या फिर लिखिए ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं यहां पे। तो 25 किलोमीटर पर आवर ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां में दे रखा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach its destination 1500 kilometer away
in time it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. हमें ऐसा बताया जा रहा है कि कोई प्लेन है, एरोप्लेन है, वो अपने शेड्यूल टाइम से थोड़ा लेट हो गया है, आधा घंटा लेट हो गया है, और इसको 1500 किलोमीटर दूर जाना है, और अगर इस प्लेन को अपने डेस्टिनेशन पे करेक्ट टाइम पे पहुंचना है तो उसके लिए इसे अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना होगा. इसकी यूजुअल स्पीड से 250 किलोमीटर पर आवर से इसको इंक्रीज करना होगा. अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी यूजुअल स्पीड क्या है. तो अब यहां पे हम एक्स किसको अज्यूम करेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप समझ गए होंगे. लेट द यूजुअल स्पीड बी एक्स. तो अगर ये प्लेन अपनी यूजुअल स्पीड से चलता तो इसको 1500 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता. टाइम टेकन बाय प्लेन टू कवर 1500 किलोमीटर विद यूजुअल स्पीड, कितना टाइम लगेगा. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 1500 और स्पीड है x. अब इस स्पीड की इंक्रीज्ड स्पीड क्या है, इंक्रीज्ड स्पीड क्या है इस प्लेन की, इंक्रीज्ड स्पीड, प्लेन की इंक्रीज स्पीड होगी x प्लस 250. सो टाइम टेकन बाय प्लेन टू कवर 1500 किलोमीटर विद इंक्रीज स्पीड कितनी होगी. फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 1500, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड. टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है. तो स्पीड कितनी है x प्लस 250, ये स्पीड है. मुझे इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन इन दोनों ही केसेस में टाइम पे ही पहुंचता, मतलब यूजुअली तो प्लेन टाइम पे ही पहुंचता है, पर जिस दिन वो आधा घंटा लेट हो गया उस दिन भी वो टाइम पे ही पहुंचेगा, मगर स्पीड बढ़ा के. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 30 मिनट आ जाना चाहिए था. मतलब कि यूजुअली इस प्लेन को मान लीजिए लगते हैं 7 आवर्स. तो जिस दिन इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली उस दिन इस प्लेन को ट्रेवल करने में लग रहा है 6.5 आवर. 6.5 आवर, उस दिन 6.5 आवर में ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, नहीं तो यूजुअली 7 आवर्स में पहुंचता है. तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस होगा 30 मिनट. तो यहां पे लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू क्या आएगा 30 मिनट. पर यहां पे बच्चों बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको. देखिए अभी तक हमने जो भी सोल्यूशन किया है उसमें हमने पर आर की बात करी है, हमने हर बार आर की बात करी है. जिसके बारे में हमने टाइम कैलकुलेट किया है ये आर्स में आया है. तो ये जो यूनिट है हमें 30 मिनट से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में. 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर. तो 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इक्वल टू 1/2. ये है हमारी इक्वेशन. ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन है जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखी थी. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में x की दो वैल्यूज आएंगी. एक तो आएगी -1000 और एक आएगी आपके पास में वैल्यू 750. बट अगेन एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमें इस वाले रिजल्ट को अवॉइड करना पड़ेगा, हमें यही वाला रिजल्ट काम में लेना होगा. इट मीन्स यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज 750 किलोमीटर पर आवर. 750 किलोमीटर पर आवर. तो बच्चों आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे सारे स्पीड एंड टाइम के बेस पे. चलिए आगे देखते हैं. तो बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर. इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. अब यहां पे तो कुछ नई कहानी चालू हो गई है. ये तो स्ट्रीम करके कुछ आ रहा है, अप स्ट्रीम आ रहा है, डाउन स्ट्रीम आ रहा है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड की बात करी जा रही है. ये सब क्या हो रहा है इसको समझते हैं. बच्चों मान लीजिए कि ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर मैंने बनाई है, यहाँ पे थोड़ी गंदी सी रिवर है. यहाँ पे जो वाटर है वो स्टिल है,
मतलब यहाँ पे वाटर जो है मूवमेंट नहीं कर रहा। जैसे पॉन्ड होता है ना, तालाब में जैसे पानी बस पड़ा रहता है एक जगह, मान लीजिए इस नदी में पानी एक जगह रुका हुआ है, ठीक है। अब सपोज यहां पे आपकी एक बोट है, ये है आपकी बोट। इस बोट को जब आप इस पानी में चलाएंगे, मान लीजिए इस पानी में आप कहीं भी ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, तो जो आपकी स्पीड है वो तो है, इस स्पीड को बोला जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसे बोला जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वो इस क्वेश्चन में गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। पर मान लीजिए कि यह नदी बह रही है, इस नदी का जो फ्लो है, इस नदी के पानी का फ्लो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नदी ये फ्लो कर रही है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर। तो आप बताइए कि क्या तब भी इस बोट की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी? अगर बोट इधर की तरफ जा रही है और पानी भी इधर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड थी उससे ज्यादा स्पीड होगी अगर बोट जो है वो फ्लो ऑफ वाटर के साथ में जाए। और अगर जो बोट है वो इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में जा रही होती, मतलब कि फ्लो ऑफ वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती, अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होता? बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है, क्या वो उतनी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। उस केस में जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उससे कम हो जाएगी। तो बच्चों, अगर जो बोट है वो फ्लो ऑफ वाटर के साथ में जाए तो जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज। और अगर बोट इधर की तरफ जाती है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर के अगेंस्ट में जाती है, तो स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है। तो जब बोट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो इसे तो बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और जब स्पीड ऑफ बोट जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में उसे बोला जाता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो स्टिल वाटर में तो है 15 किलोमीटर पर आवर, और मान लीजिए फ्लो ऑफ रिवर है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की क्या स्पीड होगी? मतलब एक तो फ्लो ऑफ रिवर की स्पीड प्लस जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड होती है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डबल स्पीड से जाएगा। मतलब 15 प्लस 5 की स्पीड से बोट इधर की तरफ मूव करेगी। और वहीं अगर बोट को रिवर के फ्लो के अगेंस्ट लेके जाया जाए तो क्या होगा? स्पीड डिक्रीज तो होगी। कितनी डिक्रीज होगी? स्टिल वाटर में तो इसकी स्पीड थी 15 और फ्लो ऑफ वाटर जो है वो इधर की तरफ 5 है, तो इसका मतलब 15 माइनस 5 मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर लिख लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड थी 15, फ्लो ऑफ रिवर है 5 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में। तो अगर बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, मतलब अगर जो बोट है वो फ्लो ऑफ रिवर के डायरेक्शन में ही जाएगा, तो उस केस में इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस फ्लो ऑफ रिवर। और अगर यही बोट जो है वो अप स्ट्रीम जाएगी, मतलब कि अगर ये जो बोट है वो फ्लो ऑफ वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो उस केस में जो स्पीड ऑफ बोट है वो डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस फ्लो ऑफ रिवर। तो ये था बच्चों अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब एक बार इन सब चीजों को हटाते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर इस बोट की स्पीड रहती है जब वाटर में फ्लो नहीं है, वाटर स्टिल है। उसके बाद में इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर इस वाटर में फ्लो आ जाता है, मान लीजिए ये जो वाटर है वो फ्लो करने लग जाता है, फ्लो ऑफ वाटर, इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर आ गया, तो क्या होता है कि ये बोट जो है वो अपने इस पॉइंट से,
ये जहां पर अभी खड़ी है उस पॉइंट से 30 किलोमीटर, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, यहां बनाना था, अप स्ट्रीम लिखा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, मतलब बोट यहां से इधर की तरफ 30 किलोमीटर जा सकती है। अप स्ट्रीम तो यही हुआ। ये जो बोट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। फ्लो ऑफ वाटर इधर है तो अप स्ट्रीम इधर ही होगा, अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम इधर होगा। तो ये बोट जो है अपनी इस पोजीशन से यहां तक जाती है और फिर इस पॉइंट से घूम के वापस आ जाती है। इसी पॉइंट पे यहां तक पहुंची, यहां से पहुंच के वापस आ गई। तो जाते टाइम तो अप स्ट्रीम था, आते टाइम डाउन स्ट्रीम था। तो जाने का और आने का 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ये हो गया 60 किलोमीटर। तो इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इस बोट को लगते हैं 4 आवर 30 मिनट। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, ये बात हमें बतानी है। तो आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। जो बोट है वो पहले अप स्ट्रीम गई, उसको कुछ टाइम लगा होगा अप स्ट्रीम पहुंचने में, एक पॉइंट पे पहुंची है, उसके बाद में वापस से वो अपनी जगह पे आ जाती है। तो जाते टाइम तो बोट की स्पीड स्लो होगी, आते टाइम बोट की स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, और हम इसमें अज्यूम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। अब हमें दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, लिख लेते हैं। अब अगर ये बोट अप स्ट्रीम में जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम वो कितनी होगी। देखिए बोट को फ्लो ऑफ रिवर के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, मतलब कि बोट की स्टिल वाटर में तो स्पीड थी 15 और वो रिड्यूस हो जाएगी x से, क्योंकि x क्या है, x है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 15 माइनस x क्या है, स्पीड अप स्ट्रीम। वैसे हम निकाल सकते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम, वो कितनी होगी भाई, जब बोट जो है वो रिवर के फ्लो के साथ में मूव करेगी तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड हो जाएगी 15 प्लस एक्स, स्टिल वाटर में जो भी स्पीड थी प्लस स्ट्रीम की जो भी स्पीड थी, ये हो जाएगी स्पीड डाउन स्ट्रीम। ये हमारे पास में सारा डेटा आ गया। अब देखिए जो बोट है वो 30 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जाती है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम वो कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है, स्पीड हमने देखा स्पीड अप स्ट्रीम है 15 माइनस एक्स। अब वैसे ही टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना होगा बच्चों, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो अभी भी वही है 30, और स्पीड कितनी है, स्पीड अब हो जाएगी 15 प्लस एक्स। तो यहां पर लिख देते हैं 15 प्लस एक्स। चलिए अब हमें क्या बताया जा रहा है, अब हमें बताया जा रहा है कि बोट जो है वो इस पॉइंट से अप स्ट्रीम गई और वापस आ गई, और पूरा टाइम जो उसको जाने में और आने में लगा वो लगा 4 आवर 30 मिनट। या फिर इसको अगर हम पूरे को आर में ही कन्वर्ट करें तो 4 1/2 आवर, इसका मतलब 9/2 आवर्स, 9/2 आवर्स इस बोट को टोटल लगे। मतलब कि ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो आएगा 9/2 आवर्स। दिस इंप्लाइज दैट 30 अपॉन 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 9/2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, 30 इंटू 15 प्लस एक्स प्लस 13 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 9/2। दिस इंप्लाइज दैट इस पूरी क्वांटिटी को ऊपर ले आते हैं, इस 2 को यहां ऊपर ले आते हैं और 30 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 30 इंटू 2 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल टू 9 इंटू 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, और यहां पे x से x कैंसिल हो जाएगा
और ये 15 15 30 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 2 इंटू 30 इक्वल टू 9। और ये वाली इक्वेशन क्या है बच्चों? ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली एक्सप्रेशन। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम रिमूव करके लिख सकते हैं 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1800 इक्वल टू 9 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 9 को भी नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कैंसिल करेगा 200 टाइम्स। दिस इंप्लाइज दैट इस 225 को यहां ले आएंगे तो आ जाएगा 200 माइनस 225 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 ऑफ वाटर। स्ट्रीम की स्पीड ये करना होता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या करना होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऐसा आपको करना होता है। बस आपको ये चीज एक अच्छे से याद रखनी है। तो बच्चों जो नेक्स्ट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम देखेंगे वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 years hence the product of their ages AGES in years will be 160. Find their present age. चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे हमें दो चीजें फाइंड करनी है, दो सिस्टर्स है, दोनों की एज फाइंड करनी है। पर दोनों की जो एज है उसमें 2 के मल्टीपल का फैक्टर है। मतलब कि एक जो गर्ल है इस ट्वाइस एज ओल्डर है सिस्टर, मतलब कि अगर इस वाली सिस्टर की एज जो है वो x होती है तो दूसरी सिस्टर की कितनी एज होगी? 2x होगी। तो किसी भी एक की एज को हम कंसिडर कर लेते हैं कि x है। लेट एज ऑफ एनी वन सिस्टर बी x, देन एज ऑफ अनदर सिस्टर विल बी 2x। फिर बोला जा रहा है 4 years hence, मतलब कि 4 साल बाद। अब 4 साल बाद जो एक ये सिस्टर इसकी एज क्या होगी? x+4 होगी, और जो दूसरी सिस्टर है उसकी एज क्या होगी? 2x+4 होगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, मतलब कि x+4 यहां लिख देते हैं आफ्टर 4 years या फिर 4 year hence, ऐसा आपको लिखना होगा यहां पे। x+4 इंटू 2x+4 यही दोनों की करंट एज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 160। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 160। दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 160। और इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, उस 2 का कॉमन निकाल के नीचे ले आएंगे 160 के, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 2 which is 80. This implies that x square plus 6x, अब इस 80 को भी यहीं ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 8 माइनस 80 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां पे मिडिल स्प्लिटिंग हम लगा सकते हैं, लगा लेते हैं। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वांटिटीज में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 12 माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, x प्लस यहां पे भी आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। और इस पूरे में से x प्लस 12 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 12 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 6। अब बच्चों x क्या था? x थी किसी की एज नेगेटिव में हो नहीं सकती, इसलिए इस रिजल्ट को हम कंसिडर करेंगे नहीं और हम इसी रिजल्ट को अपना आंसर मानेंगे। अगर एक सिस्टर की एज है 6 तो दूसरी सिस्टर की क्या होगी एज? 12। दिस इज आवर आंसर। तो एज पे ऐसे ही थोड़े आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो एज बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हमें दे रखा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स
3 years ago and 5 year from now is 1/3. फाइंड इज प्रेजेंट एज। बच्चों यहां पे सिर्फ एक ही पर्सन की एज के बारे में सब कुछ हमें गिवन है, वो है रहमान्स की एज। तो हम लिखेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स। यही चीज तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ऐसा दे रखा है कि रहमान की जो अभी एज है उससे 3 साल पहले जो उसकी एज थी, और रहमान की जो अभी एज है उसके 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी, अगर उस एज को हम रेसिप्रोकल कर दें और ऐड कर दें तो हमें 1/3 मिल जाता है। मतलब कि रहमान्स एज 3 years अगो कितनी थी? x-3 रही होगी 3 साल पहले तो। और रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ प्रेजेंट डेट से 5 साल बाद रहमान की क्या एज होगी? x+5 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर इन दोनों को रेसिप्रोकल करके सम कर दिया जाए तो 1/3 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3 आना चाहिए। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी, और x की 2 वैल्यूज जो आएंगी उनमें से एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक नेगेटिव वैल्यू होगी। और क्योंकि एज नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसका जो आंसर है वो आपके पास लास्ट में 7 years आ जाएगा। अब सॉल्व करके देखिएगा इसको, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों एज पे ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगले टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे वो होगी प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो वर्ड आपको अपने आप में ही एक बहुत ही खतरनाक सा वर्ड लगता ही होगा। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती हैं। अब ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो प्रॉब्लम्स आएंगी ज्योमेट्री पे बेस्ड, उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम का एक बार बेसिक मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होगा। इसकी साइड्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, वर्टिसेस को नाम देते हैं ए बी सी। अब देखिए जो लाइन सबसे लंबी है उसे बोला जाता है हाइपोटेनस, और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है। इसके बाद में एक तो होता है बेस और एक होती है हाइट, ठीक है। और पाइथागोरस नाम के एक आदमी ने एक थ्योरम दी थी, उसने बोला कि अगर आप AC के स्क्वायर को, ये जो AC हाइपोटेनस है उसको स्क्वायर करें तो वो आएगा जो साइड है AB का स्क्वायर और जो दूसरी साइड है BC का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, और इसी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने वापस से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर है, राइट एंगल यहां पर है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि जो हाइपोटेनस है वो तो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस तो हमें 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है। अब हमें क्या करना है, हमें और ये भी साथ में बताया जा रहा है कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ट्राइंगल की, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आएगा। तो अगर इसको हम P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, तो P और B जो है, P माइनस B जो है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों की लेंथ निकालनी है। तो देखिए बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हाइपोटेनस हमें गिवन है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लिख लेते हैं यहां पे 25 का स्क्वायर जो है वो P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब P माइनस B इक्वल टू 5 यहां गिवन है, इसका मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 5 प्लस B,
और इस p की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख देता हूं, इस p की वैल्यू 5 प्लस b में यहां पर रख देता हूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ ऐसी। अब ये b की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके b की वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकाल ही सकते हैं, और एक बार b की वैल्यू निकल जाएगी तो वो आपको यहां पर पुट करके p की वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं। तो बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब p या b में से कोई 15 सेंटीमीटर है और दूसरी क्वांटिटी 20 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, आराम से आप रिजल्ट निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहां पे दे रखा है द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√5 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड and the larger side is doubled, the new hypotenuse will be 15 centimeter. Find the length of each side. तो यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो हाइपोटेनस है वो 3√5 है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। इन दोनों में से एक छोटा है और एक बड़ा है। तो फिगर देख के तो b छोटा लग रहा है p से थोड़ा सा। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इस स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया जाए, मतलब अभी जो इसकी वैल्यू है उससे 3 टाइम्स कर दी जाए, और ये जो p है इसकी जो अभी लेंथ है इससे इसको डबल कर दिया जाए, तो क्या होगा? हाइपोटेनस चेंज हो जाएगा। और अब जो नया हाइपोटेनस आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, और हमें क्या करना है? हमें p और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इस वाली सिचुएशन की बात करते हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में हो रहा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 3√5 का स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें एक स्टेप तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, एंड 5 इंटू 9 इज 45। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में बोला जा रहा है कि जो p है, p को हमने लंबी वाली साइड माना है, लॉन्गर साइड माना है, लार्जर साइड है, तो इसको हमने डबल कर दिया, मतलब कि 2p का स्क्वायर प्लस, और बेस को हमने क्या किया? ट्रिपल कर दिया, यानी कि 3b का स्क्वायर। जब ऐसा होगा तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में लिखने के लिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4p स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखिए यहां पे आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करते हुए p और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 में से पहले p स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 p स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस b स्क्वायर, इस b स्क्वायर को मैं यहां पे ले आया, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45 माइनस b स्क्वायर। और अब इस p स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो क्या होगा? पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं p स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 45 माइनस b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 225। अब जो इसको सॉल्व हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। 180 माइनस 4b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 225, और यहां पे तो आ जाएगा 5b स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 225, और इस 180 को भी वहीं ले आते हैं तो माइनस 180, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 45। दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल टू 45, और इस 5 को भी नीचे ले आते हैं तो 45 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 9, एंड दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू क्या होगी? या तो 9 होगी और माइनस 9 भी हो सकती है, पर लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इस रिजल्ट को हम अज्यूम नहीं करेंगे, हम सिर्फ b की वैल्यू 9 मान के चलेंगे। अब b की वैल्यू 9 आ गई है तो p की वैल्यू भी बड़ा आसानी से निकल जाएगी। b की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहां पे, b स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। यहां थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू आ रही है 3 और माइनस 3,
तो -3 को तो हम यूज कर नहीं सकते, 3 को हम यूज करेंगे। अब p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b की वैल्यू जो 3 आ रही है उसको यहां पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 45 माइनस 3 स्क्वायर विच इज 9, 45 माइनस 9, और ऐसे आप p की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। p की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, यही तो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था पर इजी था। और ज्योमेट्री के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी से ही आते हैं। चलिए अब आगे अब बच्चों नेक्स्ट टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे वो होगी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के एरियाज निकालते हैं। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन देखिए ये वाला, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeters is 64 meter, find the sides of 2 square. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि 2 स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्क्वायर्स हैं, और अगर इन दोनों स्क्वायर के एरियाज को सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, एरिया को, इसके एरिया को और इसके एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास में 640 आ जाएगा। अगर इन दोनों के पैरीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 64 आ जाएगा, हमें गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर फाइंड आउट करिए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक स्क्वायर है उसकी जो साइड्स हैं वो x सेंटीमीटर है, और जो दूसरा x मीटर है, और जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड y मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, क्योंकि एक्स मीटर अगर स्क्वायर की साइड है तो उसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। वाई मीटर अगर किसी स्क्वायर की साइड है तो उसका एरिया क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें गिवन है 640 है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, सम ऑफ एरियाज of square is 640, और difference of perimeter कितना होगा, 4y माइनस 4x इक्वल टू कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, तो 64 यहां लिख देंगे। डिफरेंस इन पैरामीटर 4y माइनस 4x इक्वल टू 64। अब देखिए इसके अंदर से 4 कॉमन निकल रहा है और इसको कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो ये जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 64/4, और ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y कितना आ रहा है, 16 प्लस एक्स आ रहा है, इस x को वहां भेज देंगे तो माइनस एक्स क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 16x। अब अगर इस y की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं तो क्या होगा, यहां लिख भी देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 640। अब बच्चों आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ऐसी इक्वेशन न जाने हम कितनी बार अभी तक कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा आपको करके नहीं बताऊंगा, तो आप खुद करके देखिए, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24 मीटर। 24 मीटर तो एक स्क्वायर है और 8 मीटर दूसरा स्क्वायर है। ये आंसर्स है हमारे, इसके आंसर्स हैं ये। आप इसको सॉल्व करिए, आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। तो बच्चों चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दे रखा है, देयर इज अ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 44 मीटर। A square flower bed is prepared in its center, leaving a gravel path all round the flower bed. The total cost of laying the flower bed and graveling the path at rupees 2.75 and rupees 1.50 per square meter respectively is rupees 4904. Find the width of gravel path. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास में एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं कि स्क्वायर फील्ड। अब ये जो स्क्वायर फील्ड है इसकी हमें विड्थ दे रखी है 44 मीटर,
44 मीटर हमें विड्थ दे रखी है, 44 मीटर हमें ये हाइट दे रखी है, क्योंकि स्क्वायर है। अब कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर फ्लावर बेड प्रिपेयर किया गया इसके बिल्कुल सेंटर में, और इस तरह से प्रिपेयर किया गया कि इसकी जो बॉर्डर्स थी, इसकी जो ये साइड्स हैं, वहां पे एक ग्रेवल पाथ छोड़ दिया गया। तो ये तो है हमारा फ्लावर बेड, और ये जो साइड में आपको छोटी सी जगह दिख रही है, ये क्या है? ये है हमारा ग्रेवल पाथ। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड में एक इस तरीके का फ्लावर बेड बनाने का जो कॉस्ट आता है वो आता है 2.75 पर स्क्वायर मीटर, और जो ग्रेवल पाथ बनाने का जो कॉस्ट आता है वो आता है 1.50 पर स्क्वायर मीटर। तो इस पूरी फील्ड के फ्लावर बेड और ग्रेवलिंग पाथ बनाने का जो टोटल खर्चा आया वो आया 4904 रुपीज। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड, जो एरिया है फ्लावर बेड का, इंटू 2.75, और एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ है, जो ग्रेवल पाथ है, इंटू 1.50, इन दोनों का इस अमाउंट का जो सम आएगा वो आना चाहिए ₹4904। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो ग्रेवल पाथ है इसकी विड्थ कितनी है, इस ग्रेवल पाथ की ये जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी है। तो चलिए हमेशा की तरह इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये x है। अब देखिए ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये भी x होगा, इनफैक्ट ये भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, उसके अंदर एक स्क्वायर फ्लावर बेड लगाया है, और वो भी बिल्कुल सेंटर में लगाया है, सेंटर में लगाया है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारा वही सेंटेंस होगा कि लेट विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ इज x। अब नेक्स्ट चीज हमें करनी है एरिया ऑफ फ्लावर बेड फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या होगा? देखिए एरिया ऑफ फ्लावर बेड यानी कि ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा? पूरे स्क्वायर फील्ड का तो एरिया होगा 44 इंटू 44। ये विड्थ है 44 और ये हाइट है 44। पर देखिए यहां पे इसकी विड्थ कितनी होगी? इसकी विड्थ होगी यहां से यहां तक, मतलब 44 में से एक ये वाला x वाला पार्ट हटेगा, एक ये x वाला पार्ट हटेगा। इसका मतलब कि इसकी विड्थ हो गई, फ्लावर बेड की विड्थ हो गई 44 माइनस 2x। x एक तो इधर वाला एक इधर वाला, मतलब माइनस x और माइनस x, तो 44 माइनस 2x, ये तो हो गई विड्थ, और उतनी हाइट भी होनी चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू 44 माइनस 2x। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ। तो एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, ये वाला जो पाथ है वो कैसे निकलेगा? भाई अगर पूरे इस स्क्वायर फील्ड के एरिया में से अगर हम फ्लावर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते तो बचेगा क्या? ग्रेवल पाथ बचेगा। तो यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ कितना होगा? 44 इंटू 44, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड तो होगा 44 इंटू 44 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड कितना होगा? 44 माइनस 2x, 44 माइनस 2x का स्क्वायर, यहां पे भी 44 माइनस 2x का स्क्वायर होगा, 44 माइनस 2x, तो वेट्स है 44 माइनस 2x, हाइट है वेट्स इनटू हाइट। तो हमारे पास अब ये दोनों ही क्वांटिटीज आ गई हैं, तो इससे जरा इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना है? 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2.75 प्लस एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ। एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ कितना है? ये वाला पूरा, इसको थोड़ा शॉर्ट में और लिख लेते हैं, 44 का स्क्वायर माइनस 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 44 का स्क्वायर माइनस 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1.50, और ये सब किसके इक्वल आना चाहिए? ये सब इक्वल आना चाहिए 4904 के, 4904। चलिए ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं।
इसको तो यहाँ ऐसे रहने देते हैं 44 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 2.75 प्लस, और इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो आ जाएगा 44 का स्क्वायर इंटू 1.50 माइनस 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1.50 इक्वल टू 4904। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए ये वाली जो टर्म है और एक ये वाली जो टर्म है वो दोनों कॉमन निकल रही हैं, निकाल लेते हैं इन दोनों को कॉमन। तो आ जाएगा 44 माइनस 2x का स्क्वायर और अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में 2.75 माइनस ये वाला माइनस 1.50 प्लस 44 का स्क्वायर इंटू 1.50 इक्वल टू 4904। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पे तो आ जाएगा 1.25 इंटू 44 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर इंटू 1.50 इक्वल टू 4904। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25, यहां आ जाएगा 44 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस, और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे मतलब 44 का स्क्वायर करेंगे और फिर 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2904 इक्वल टू 4904। दिस इंप्लाइज दैट, अब इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4904 माइनस 2904, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2000। अब इस 1.25 को भी नीचे ला सकते हैं, इसके ले आते हैं तो आ जाएगा 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 1.25, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600। इसके बाद बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 44 माइनस 2x, ये वाला तो स्क्वायर साइन हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1600 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 40, और इसके बाद में इस 44 को भी यहां लेके आ सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, एक तो बन गई है 44 माइनस 2x इक्वल टू 40, और एक दूसरी इक्वेशन बन गई 44 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40। अब क्या करेंगे, अब इस 2x को इधर ले आएंगे और इस 40 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 44 माइनस 40, और यहां पे भी ऐसा ही कुछ करेंगे, 2x को इधर ले आएंगे 40 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 44 प्लस 40। दिस इंप्लाइज दैट, अभी देखिए 44 माइनस 40 कितना हुआ, 4 हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 2, इस 2 को भी नीचे ले आएंगे और ये कैंसिल आउट होकर आ गया 2। वैसे यहां पे भी होगा 2x इक्वल टू 44 प्लस 40 यानी कि 84, और नेक्स्ट स्टेप इक्वल लिख लेते हैं x इक्वल टू 2 आ रहा है या तो, या फिर x इक्वल टू, इस 2 को भी जब डिनोमिनेटर में लाएंगे इसके तो क्या होगा, इस 2 को यहां से हटा के डिनोमिनेटर में लगा देंगे तो आ जाएगा 42। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 42 और एक आ गई x की वैल्यू 2। पर बच्चों देखिए क्या x की वैल्यू 42 हो सकती है, देखते हैं। अगर इस x की वैल्यू यहां पे 42 होती, इस x यहां पे भी x होता, इसकी भी वैल्यू 42 होती, तो जो ग्रेवल पाथ है वो कितना हो जाता 84 मीटर हो जाता, जबकि हमारा तो स्क्वायर फील्ड ही 44 मीटर की है सिर्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 42 तो हो नहीं सकती, x की वैल्यू 2 ही हो सकती है, और यही हमारा आंसर भी है। तो वैसे नेक्स्ट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जब हम पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें यहां पे दे रखा है A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work if both A and B together can finish it in 4 days. Find the time taken by B to finish the work. चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो चीज हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x से। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क बी x। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो A है उसको अपना काम खत्म करने में कितने दिन लग रहे हैं, देन द टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क इज x माइनस 6।
इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो बी है वो किसी एक काम को एक्स डेज में खत्म करता है, तो ए उस काम को कितने दिन में खत्म करता है, एक्स माइनस 6 डेज में खत्म कर देता है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि ए टेक्स 6 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। तो बच्चों इससे हम अगर यूनिटरी मेथड यूज करते हैं यहां पे, तो हम यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए का वन डे का वर्क कितना है। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, भाई ए जो है वो एक दिन में 1/x-6 काम करेगा। वैसे ही बीज वन डे वर्क कितना होगा, बी का वन डे वर्क होगा 1/x। और ए और बी अगर जो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो इन दोनों का वर्क कितना होगा, ए एंड बीज टुगेदर वन डे वर्क, दोनों अगर मिलके साथ में एक दिन काम करते हैं तो वो कितना काम कर लेंगे, भाई 1/x-6 तो ए काम कर लेगा और 1/x बी काम कर लेगा। पर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ए एंड बी टुगेदर वन डे वर्क कितना है, 1/4 है। ये 1/4 कहां से आया, देखिए यहां पर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो वो 4 दिन में इस काम को खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4 काम कर रहे हैं। तो यहां पर हमने 1/4 लिख दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाले जो क्वांटिटी आ रही है हमारे पास 1/x-6 प्लस 1/x, और ये वाली जो क्वांटिटी है 1/4, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4। मतलब कि ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, ये दोनों काम किसके इक्वल है, ए और बी के साथ में किए गए काम के एक दिन के इक्वल। अब बच्चों आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा x इक्वल टू, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 और एक आ जाएगी आपके पास में x की वैल्यू 12। पर x की वैल्यू जो 2 है वो तो हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि x क्या है, x तो है कि b कितने दिन में ये काम पूरा करता है। तो b और a, b अगर 12 दिन में काम करता है तो ए कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए टेक्स 6 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। पर अगर बी की वैल्यू हम, बी के काम की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, तो उस केस में ए की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। इसलिए ए को तो हमें रिजेक्ट करना होगा और हम इस वाली वैल्यू को कंसिडर करके चलेंगे। एक्स की वैल्यू 12 है, मतलब एक ये तो है बी का वर्क और ये है ए का वर्क। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।